ICU and multi-organ failure in our ICUs. तो इस पूरे लेक्चर में आउटलाइन में एडमिशन वी विल डिस्कस एडमिशन एंड डिस्चार्ज पॉलिसी, immediate management of critically ill patient, general care of patient, scoring, which is very important in the ICU patients, ventilation protocols, management of sepsis and ARDS, fluid and electrolyte replacement, inotropic vasopressor support, acute renal and acute liver failure, hematological support, nutrition protocol. एक एक दो दो स्लाइड में ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट इतना भी इसमें पता चल जाए तो हाल में अच्छी बात हो जाएगी. ओके, व्हाट इज सर्जिकल आईसीयू? सर्जिकल डिफरेंट टाइप के आईसीयूज होते हैं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, कोमा केयर वगैरह वगैरह. तो सर्जिकल आईसीयू इज द पोस्ट सर्जिकल पेशेंट व्हेन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट रिक्वायरिंग क्लोज मॉनिटरिंग एंड विजिलेंट मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूव आउटकम. फॉर इलेक्टिव वेंटिलेशन, यहाँ पर जो एडमिशंस होते हैं फॉर इलेक्टिव वेंटिलेशन इन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन बिफोर सर्जरी. उनको यहाँ एडमिट करके ऑप्टिमाइज करके फिर सर्जरी के लेके जाते हैं. हमारी अपनी कुछ एडमिशन पॉलिसी होती है, जिसमें प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 आते हैं, डिफरेंट होते हैं. इसमें पोस्ट ऑपरेटिव क्रिटिकली इल अनस्टेबल पेशेंट रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट दैट इज नॉट पॉसिबल आउटसाइड आईसीयू. इफ दे नीड वेंटिलेटरी सपोर्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए कंटिन्यूअस वेजोएक्टिव ड्रग्स, इन्फ्यूजन, शॉक मैनेजमेंट, किसी वजह से भी कोई शॉक हो, ब्लीडिंग की वजह से या सेप्सिस या वॉट एवर द कॉज, कार्डियोजेनिक है जो भी, ये हमारे होते हैं. इन्वेजिव मॉनिटरिंग, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट अगर हो, तो ये हमारे प्रायोरिटी 1 होते हैं. और ये आते हैं, फिर इनके लिए इनकी एग्रेसिव मैनेजमेंट होती है और नेक्स्ट डे तक ये काफ़ी बेहतर हो जाते हैं. प्रायोरिटी 2 होते हैं रिक्वायरिंग इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड मे नीड इमीडिएट इंटरवेंशन. फॉर एग्जांपल कौन से, क्रॉनिक कोमोर्बिडिटी विथ न्यू ऑनसेट ऑफ एक्सर्सिब्रेशन एंड ड्रग ओवरडोसेज अगर हो जाए, तो ये हमारे प्रायोरिटी 2 होते हैं. फिर प्रायोरिटी 3 होते हैं जो अनस्टेबल क्रिटिकली इल पेशेंट विथ पुअर आउटकम, जिसमें मेटास्टेटिक डिजीज विद इन्फेक्शन, कार्डियक टम्पोनाड, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वगैरह. प्रायोरिटी 4 में पेशेंट नॉट अप्रोप्रिएट फॉर आईसीयू एडमिशन. इसमें पेरिफेरल वेस्कुलर सर्जरी, हीमोडायनेमिकली स्टेबल डीके, टर्मिनली इल पेशेंट विद इरिवर्सिबल डिजीज प्रोसेस, कंफर्ट केयर. अब इसमें डीके पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा. डीके इज द डिजीज टू बी ट्रीटेड इन मेडिकल आईसीयू. आई एम टॉकिंग अबाउट सर्जिकल आईसीयू. तो हमारी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सर्जिकल आईसीयू. अब एडमिशन इन सर्जिकल आईसीयू, इसमें जो हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल सर्जरी की ड्यूरेशन हो गई 12 आवर्स, सुबह 9 बजे शुरू हुई, रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खत्म. प्रोलॉन्ग सर्जरी है. सम टाइम फॉर इलेक्टिव वेंटिलेशन, कि पेशेंट को एक 24 आवर्स उनको उठाना ही नहीं है, इलेक्टिव वेंटिलेट करना है. कुछ वजह होती है इनकी. एक्लेम्सिया के पेशेंट, जिनको हम लोग कोशिश करते हैं कि प्राइमरी चीज़ें इनकी कंट्रोल करके, बीपी कंट्रोल करके फिर इनको उठाएंगे, इनके लिए इनको आईसीयू एडमिशन दी जाती है. ब्लीडिंग पेशेंट, जिसमें एपीएच, पीपीएच, ट्रॉमा, इनकी इमीडिएट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट. सेप्सिस के, जनरल सर्जरी के पेशेंट होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के होते हैं, न्यूरो सर्जरी, ईएनटी, ये यहाँ ट्रीट होते हैं. टेटनस, ऑर्गेनस फॉस्फोरस पॉइजनिंग, माइस्थीनिया ग्रेविस, जीबी सिंड्रोम वगैरह वगैरह, ये डिजीजेस मेडिसिन की हैं, लेकिन ये हम भी ट्रीट करते हैं. जब मेडिकल आईसीयू में जगह नहीं होती, वैसे भी हम इनको ले लेते हैं, फिर उनको. डिस्चार्ज पॉलिसी क्या होती है किसी भी आईसीयू की? प्राइमरी पैथोलॉजी अंडर कंट्रोल, और पेशेंट जाकर के वार्ड में जाके अनस्टेबल ना हो जाए, हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो चुका होता है, कोमोर्बिडिटीज अंडर कंट्रोल होती हैं, अप्रूव्ड बाय क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट, और मेडिकेशन पोटेंशियल प्रॉब्लम, इन्वेसिव लाइंस, ड्रेन्स, कैथेटर्स डिस्कस विद सर्जिकल टीम. इसके बाद इसको यहाँ से शिफ्ट करते हैं, आईसीयू से शिफ्ट करके सम टाइम को शिफ्ट कर देते हैं एचडीयू, और फिर कभी फिर डायरेक्टली टूवर्ड्स द वार्ड. अब इसी चीज़ की ये हमारी एक बुक है, जिसमें हमने इसमें मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट का ऑन एडमिशन. इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही पेशेंट अराइवल होता है आईसीयू में क्रिटिकली इल, तो वो होता है फर्स्ट, सबसे पहले इसको एबीसी करना होता है. एबीसी
अगर ज़रूरत पड़ी तो ACLS प्रोटोकॉल पे जाना पड़ता है। ABC के बाद इसका सबसे पहले डाटा कलेक्शन, किसका हुआ क्या था, प्लान बनाते हैं, एडमिशन ऑर्डर कर देते हैं, और फिर जल्दी-जल्दी ये जो जनरल चीज़ें होती हैं जिसमें DVT प्रोफिलैक्सिस, GI और वगैरह-वगैरह, न्यूट्रिशन फ्लूइड, ये सब जनरल मैनेजमेंट में आता है। और इस जगह पे डिफाइन रीज़न फॉर एडमिशन इन ICU, और स्पेसिफिक केयर इनको जो देना होता है कि किस वजह से आया है, कि ब्लीड करता हुआ आ रहा है तो ऑफ कोर्स हमें ब्लड एंड प्रोडक्ट चाहिए होगा। अगर सेप्सिस की वजह से आ रहा है तो हमें एक अच्छा इसके एंटीबायोटिक कवर हमें चाहिए होगा। तो इस तरह से इनकी चीज़ें, ये पूरा चार्ट है आप देख रहे हैं। जनरल केयर ऑफ ICU पेशेंट में रिव्यू एंड ट्रेंड्स ऑफ रिस्पॉन्स टू थेरेपी, ये डेली हमें देखना होता है कि ये कल जो हमने डिसाइड किया था तो वो हमारा डिसीजन सही था या नहीं था, उसको डेली देखना पड़ेगा। जनरल हाइजीन पेशेंट की, ये जनरल नर्सिंग केयर का काम होता है। स्किन, माउथ, हेयर एक्सेट्रा वगैरह, और पोस्टरल चेंजेस, ड्रेन, कैथेटर्स, विजिलेंट इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करनी होती है, पर आवर करनी होती है। हमारे ICU में पर आवर करनी होती है। वार्ड में होती है 6 आवर्स या 12 आवर्स की ड्यूटी वाला, लेकिन यहाँ पर आवर्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी पेशेंट का रीनल कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कोई ब्लीड कर रहा होता है, कोई डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, वॉमिट आउट कर रहा है, तो इनकी पर आवर मॉनिटरिंग मस्ट है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ज़ाहिर है सारे अपने जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी को सामने रखना होता है, प्लस एंटीबायोटिक एंड DVT प्रोफाइलेक्सिस। अब मॉनिटरिंग में CVS की मॉनिटरिंग है, इसमें नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव बोथ मॉनिटरिंग आर इम्पॉर्टेंट। ये इस तरह की मॉनिटरिंग की जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आपको ECG है, ब्लड प्रेशर है, और इसमें सेंट्रल लाइन मॉनिटरिंग है, इसमें CO2 मॉनिटरिंग आ रही है, मल्टीपल चीज़ें हैं जो देख सकते हो। रिस्पायरेशन में इसमें रिस्पायरेटरी रेट, SO2 और वेंटिलेटर की सेटिंग पूरी देखनी होती है कि क्या वेंटिलेटर की सेटिंग है और इस पेशेंट के लिए कितना मुनासिब है, कौन से सेटिंग इस पेशेंट के लिए मुनासिब है। हीमेटोलॉजिकल में ब्लीडिंग देखनी होती है, और ब्लीडिंग के साथ इसके सारा जो PTA PTT डेली करना होता है अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो, या सेप्सिस में है। और इन्वेस्टिगेशन हम वही कराते हैं जिससे हमारा आउटकम कुछ चेंज होने वाला है या पेशेंट की बेनिफिट में हो। अदरवाइज दिस इन्वेस्टिगेशन रूटीन में रोजाना लिख दिया, रोजाना एक्सरे, इट इज़ नॉट गुड आइडिया। रीनल की बात हम कर चुके हैं, ये दिस इज इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, जैसे CPSR, UC, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ABG। अब कल्चर एंड सेंसिटिविटी रोज की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने ऑन एडमिशन करा लेते हैं और फिर पेशेंट का ट्रेंड देखते हैं। अगर पेशेंट सेप्सिस में है तो देखना पड़ता है फोकस कहाँ है, और जो फोकस जहाँ पर है तो वहाँ से सैंपल लेना होता है, प्लस ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल भी पेरिफेरी से भी लेते हैं और सेंट्रल लाइन से भी लेते हैं, प्लस यूरिन लेते हैं, प्लस कहीं पे वूंड है अगर उसका तो वो उसका CS जाता है। तो ये डिफरेंट जगहों के CS जाते हैं इसके। यूरिन का ये भी डेली नहीं कराते हैं हम लोग, लेकिन ये कि अगर पेशेंट की ज़रूरत होती है तो कराते हैं यूरिन DR, CS और ड्रग लेवल। समटाइम एंटीबायोटिक्स का ड्रग लेवल करना पड़ता है। ट्रेकियल सिक्रीशन और पस, अगर पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन है तो ट्रेकियल सिक्रीशन भेजनी पड़ती है और ज़रूर करानी पड़ती है। अगर जो भी सिक्रीशन आ रही है और कोशिश करते हैं कि डीप डाउन ट्रेकिया से या ब्रोंकस ब्रोंकियल सिक्रीशन को सक करके फिर भेजते हैं। एक्सरे चेस्ट, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इफ द पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर और इम्प्रूव नहीं कर रहा है। अगर अब जैसे एक्लेम्शिया की पेशेंट है, चेस्ट सही है उसका, एक दिन के लिए आई, उसका BP कंट्रोल कर लिया, फिट कंट्रोल कर लिए, एक्सरे चेस्ट ना भी हो तो कोई बात नहीं है, अगर पेशेंट इज ओके, क्लिनिकली बेहतर हो गई है। और अगर क्लिनिकली बेहतर नहीं हो रही तो नेक्स्ट डे उसका एक्सरे जरूर कराते हैं, क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ कार्डिक फेलियर बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, या ये कि कार्डियोमायोपैथी। तो ये एक्सक्लूड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पेशेंट DC करके भेज दिया, बाद में पेशेंट को खराब होगा। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एब्डोमेन का एक्सरे बहुत कम हमारे पास होता है, अदर्स इफ रिक्वायर्ड। अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है ICU में, पॉइंट ऑफ केयर है ये। और इसमें चेस्ट अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, और एब्डोमेन चेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं,
निमोथोरेक्स और प्लूरल डिफ्यूजन, जो भी सेक्शन की सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड बताते हैं, सीटी स्कैन एंड एमआरआई इफ रिक्वायर्ड। आईसीयू स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसमें ग्लासगो कोमा स्केल है, तो सबको पता होगा। इसमें ये डेली करना होता है पेशेंट का। पेशेंट के जब राउंड शुरू होता है सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये बताता है कि जीसीएससी है, और उसमें आई ओपनिंग में इतना और वर्बल इतना, ये इसकी 15 इसका टोटल स्कोरिंग होता है। 1 3 और 2 है। इसमें ये पेशेंट की प्रोग्नोसिस देखते हैं, ये सेप्सिस के पेशेंट में करना पड़ता है अपाची स्कोरिंग। इसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका पेशेंट जब का आउटकम क्या होगा। ये जब पेशेंट पहली दफ़ा आता है जब करते हैं, और फिर इसका डेली करते हैं, और फिर जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ होता है उस लिहाज से देखते हैं हमारा पेशेंट इस तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें स्कोरिंग होती है, 0 देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा 0, और फिर +1 +2 +3 4 करके। और इसमें जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसमें रेक्टल टेम्परेचर, मीन आर्टेरियल प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, FiO2 मोर देन 50% है या क्या है, आर्टेरियल एल्वुलर ग्रेडियंट ऑक्सीजन का, PO2, और मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ये याद नहीं रहता, ये चार्ट लगा हुआ होता है आईसीयू में, और उस लिहाज से स्कोरिंग करते हैं। ये याद रखने से पानी याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती। दूसरी चीज़ होती है क्यू सोफा स्कोरिंग। इसमें क्या होता है कि ये अपाची की ही टाइप की चीज़ है, लेकिन इसमें 3 चीज़ों पे कर लेते हैं। हाइपोटेंशन, जिसमें अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 100 mmHg, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड टेकेपनिया, रिस्पिरेटरी रेट मोर देन 22। तो इस पे इसकी स्कोरिंग करके और फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे पेशेंट का आउटकम क्या होगा। ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन आईसीयू और एंड इन वार्ड एज वेल। लेकिन ये कि आईसीयू में भी हम इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट को वीन कर रहे होते हैं, या सम टाइम वेंटिलेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो हाउ कैन वी डिलीवर ऑक्सीजन टू द पेशेंट? इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, नेजल कैनुला, हडसन मास्क, अगर नज़र आ रहा है तो दिस इज नेजल कैनुला, ये हडसन मास्क है, ये वेंचुरी है। ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलर कोडिंग इनकी होती है, और इसमें बिल्कुल फिक्स आप ऑक्सीजन दे सकते हैं कि जैसे इसकी लिखा होता है यहाँ पे 40% है, 30%, जो भी। और इसका डिपेंड करता है कि ये वाले ये होल्स हैं छोटे छोटे, ये कितने बड़े हैं और इसका डायमीटर कितना है, और ये पेशेंट हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो इसकी इंडिकेशन होती है COPD वाले पेशेंट के लिए, कि जिसमें बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देना नहीं चाहते, तो इनमें यूज़ करते हैं। और ये है नॉन रीब्रीथिंग मास्क, ये वाला। इसमें सामने ये बैग लगा हुआ है, और ये फुल होता है हर वक्त 100% ऑक्सीजन से। तो व्हेन पेशेंट ब्रीथ, तो पेशेंट को इंस्पायरेशन हमेशा इस बैग से मिलती है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इधर एक वाल्व होता है, ये वाल्व खुल जाता है और एक्सपायरेटरी गैसेस बाहर आ जाती है, तो CO2 रिटेन नहीं होता। तो ये डिफरेंट गैजेट्स हैं जो आईसीयू में होती हैं हमारे पास। मास्क की फिक्स है, पेशेंट स्टार्ट्स ब्रीदिंग बाय हर ओन, और बाकी सारा सपोर्ट ये वेंटिलेटर कर देता है, लेकिन पेशेंट को स्टार्ट करनी पड़ती है ब्रीदिंग। ठीक है, और ये वीनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अ, अ, वो पेशेंट जिनको वेंटिलेशन से आपको बचाना हो, उनके लिए बहुत, इंट्यूबेशन से बचाना हो, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब इन्वेजिव वेंटिलेशन, इसमें इट इट नीड्स इंट्यूबेशन। पेशेंट अपनी एक प्रॉब्लम है और या ट्रेकोस्टमी हो, और फिर इसको अटैच कर देते हैं वेंटिलेटर के साथ, और फिर सारी सेटिंग यहाँ से कर देते हैं, और पेशेंट को पैरालाइज करके सेडेट कर देते हैं, और सारा पूरा काम वेंटिलेटर संभाल लेता है। अब इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं, कभी होता है 100% वेंटिलेटर संभाल लेता है, कभी ये कि वीनिंग मोड्स होते हैं, तो कुछ पार्शियली वेंटिलेटर, पार्शियली बाय पेशेंट। ये सारे जो इनके नाम है, सिंक्रोनाइज, इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, प्रेशर सपोर्ट, एसवी फुल सपोर्ट, CMU वगैरह वगैरह। ये मैनेजमेंट ऑफ सर्च या सेप्सिस क्या है इसमें। इसमें ये सेप्सिस के पेशेंट को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं। इसकी ग्रेड्स होती हैं, जैसे सर्ज सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक। हमारे पास इसमें सारे पेशेंट आते हैं,
कि फिर हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं और इसी के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और उसका बिल्कुल प्रोटोकॉल बना हुआ है कि फर्स्ट आवर में क्या कर लेंगे, फर्स्ट 3 आवर्स में क्या कर लेंगे, 6 आवर्स में क्या कर लेंगे। चेन ऑफ सेप्सिस रिससिटेशन बिल्कुल इसी तरह है कि डिटेक्शन आपने करी फर्स्ट आवर में और 3 आवर्स में आप इनको सोर्स कंट्रोल कर लें कि जो भी आप सोर्स है उसको उसका डोज होता है आप इसको स्टार्ट कर दें और your target should be mean arterial blood pressure should be uh, more than 65 ml of Hg। तो इतना होना चाहिए और यूरिन आउटपुट इसका आना शुरू हो जाए। इनिशियली यूरिन आउटपुट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम these patients are dehydrated because of sepsis, there is leakage in capillary, तो फ्लूइड लीक होकर के इंटरस्टिस में चला जाता है और इंट्रावेस्कुलर डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आपको फ्लूइड देना ही पड़ता है। 30 ml पर केजी कैलकुलेट करते हैं हम, लेकिन इससे हमें ज़्यादा ही देना पड़ता है विद विजिलेंट मॉनिटरिंग ऑफ चेस्ट एंड यूरिन आउटपुट। इसके बाद फिर आपको अगर टारगेट आपका यही है कि मीन आर्टरी प्रेशर मोर देन 65 रखना है, तो अगर नॉरएपिनेफ्रिन स्टार्ट करना है तो करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, जब तक आप रिससिटेशन कर रहे हैं, और ये फिर 6 आवर्स तक होता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जाहिर है आईसीयू में हो सकते हैं कि इसमें लंग्स का भी, जिसको वेंटिलेटर की सपोर्ट हमें चाहिए, लिवर के लिए भी चाहिए होता है, कभी हार्ट के लिए एनोट्रोपिक सपोर्ट चाहिए होता है, और किडनी अगर काम नहीं कर रही होती है तो डायलिसिस कराते हैं पेशेंट्स का। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमें डेली देखना होता है, डेली हम कराते हैं यूसी पेशेंट का, और इसमें इनटेक काउंट करते हैं आईवी रूट से, एंट्रल रूट से फ्लूइड यहाँ से देते हैं। आउटपुट के लिए यूरिन है, ड्रेन्स हैं, स्किन, रेस्पिरेशन, फिसेस, सोप ड्रेसिंग, एंजियोस्पायरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आउटपुट में एक एक चीज़ को काउंट करना पड़ता है, जब भी कैलकुलेशन ठीक आती है। आईसीएफ और ईसीएफ का ये डेली जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है तो फिर हम ये देख करके इसकी रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ती है। एनोट्रोपिक सपोर्ट जो यूजुअली डिजॉक्सिन, विटामिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह वगैरह, इन सब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता ही होगा, इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। और मोटा सा रूल ये होता है कि सेप्सिस के पेशेंट को एनोट्रोपिक सपोर्ट नॉरएपिनेफ्रिन से देते हैं। और जो ब्लीड वगैरह करके आ रहा है तो इनिशियली ब्लड और फ्लूइड, उसके बाद एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन से इनको सपोर्ट करते हैं, और इन कॉम्बिनेशन विद कभी कभी साथ में डोपामिन स्टार्ट कर देते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर अगर हो जाए तो गिव फ्लूइड्स टू इंक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन और विद विजिलेंट मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं हो कि वहाँ से यूरिन आउटपुट आ नहीं रहा, फ्लूइड दिए जा रहे हैं और चेस्ट पल्मोनरी एडिमा हो जाए, तो चेस्ट में जाहिर है फिर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एडमिट दिस पेशेंट इन आईसीयू एंड विद एंड डू विजिलेंट मॉनिटरिंग टू दिस पेशेंट। मेडिकेशन देते हैं फिर उसे माइडोबिटामिन या लेक्टुलो, सपोर्टिव थेरेपी, फ्लूइड बैलेंस, और कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है एक ऑप्शन। इसमें इसकी मशीन हमारे पास नहीं है लेकिन ये होती है, और इसमें पेशेंट को लगा देते हैं, फिर डायलिसिस के लिए नहीं भेजना पड़ता। हेमेटोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं आईसीयू में, जैसे ब्लीडिंग पेशेंट के लिए यूजुअली इसमें मेंटेन मैप ऑफ मोर देन 65, ये ब्लड देना पड़ता है टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हीमोग्लोबिन चाहिए होता है इसके लिए, इसलिए ब्लड टारगेट ये होता है कि हीमोग्लोबिन को 10 तक ले आए। अगर ब्लीडिंग पेशेंट होता है तो बहुत सारे पैक्स अरेंज करके देने पड़ते हैं, अदरवाइज टारगेट यही है कि 10 हीमोग्लोबिन होना चाहिए हमारा। एंड टू कंट्रोल डीआईसी, डीआईसी कंट्रोल करने के लिए आपको साथ में सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ेगी, विच इज एफएफपी, और प्लेटलेट और क्रायोप्रेसिपिटेट, फैक्टर 7, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है और ये होती रहती है। न्यूट्रिशन सपोर्ट करना पड़ता है पेशेंट का, आपको पता नहीं होता पेशेंट एक दिन एडमिट रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा। इनिशियली जब पेशेंट आता है तो अब जैसे एक्लेम्शिया फॉर एग्जांपल, एक्लेम्शिया के पेशेंट एक दिन में भी जा सकती हैं और 10 दिन भी रह सकती हैं, तो एक आध दिन में अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट का जीसीएस क्या है और हमारे पास कितना इसका स्टे होगा। इस लिहाज से इसको न्यूट्रिशन सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज नेसेसरी, अदरवाइज कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है बॉडी में और फिर पेशेंट को फिर संभालना मुश्किल होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि 24 आवर्स
के अंदर इनको न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रायोरिटी इज एंट्रल रूट, और ऑलवेज यूज इट बिकॉज दिस इज रिकमेंडेड, एंड ओनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन गट इज नॉट अवेलेबल। गट नॉट अवेलेबल कब हो सकती है? क्या गट की सर्जरी हुई है और वहाँ पर उन्होंने एनास्टोमोसिस बनाई हुई है, और सर्जन्स की ख्वाहिश ये है कि आप इसको गट को यूज़ ना करें अभी, इसको ज़्यादा, तो फिर हम पैरेंटल रूट पे जाते हैं। पैरेंटल रूट के लिए कुछ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं कि जो कि बिल्कुल एक तो कंप्लीट फूड होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट सब चीज़ होती है, रेडी टू ट्रांसफ्यूज आता है, इन्फ्यूज़, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग भी कैलकुलेट करके करते हैं कि दिस पेशेंट रिक्वायर्स हाउ मच कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा, उससे फिर इनकी होती है, और इट रिक्वायर्स सेंट्रल लाइन। थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनी क्वेश्चन?